बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिद राही और आप सुन रहे राही रोशनी। तो नाजरीन, आज टीपू सुल्तान की दूसरी किस्त हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। टीपू सुल्तान के चंद किलों की फतह करने के बाद अंग्रेज़ सिपाहियों में गोया खुशी की लहर दौड़ गई। चुनांचे मदारिस से एक अंग्रेज़ जनरल स्टूट भी एक लश्कर लेकर कर्नल लॉन्ग की मदद के लिए रवाना हो गया ताकि टीपू सुल्तान के खिलाफ भरपूर जंगी कार्रवाई की जा सके। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान ने अपने सालार बुरहानुद्दीन को बद्र ज़मान की मदद के लिए एक लश्कर देकर रवाना किया। इन दोनों टीपू सुल्तान की मदद के लिए फ्रांसीसी फौज की कुछ तादाद भी मौजूद थी, जिनकी कमान जनरल मोसियो लाली कर रहा था। इसने बुरहानुद्दीन और बद्र ज़मान को लिखा कि अंग्रेज़ों का लश्कर गोल्ड में जमा हो रहा है, लिहाजा वो भी अपने लश्करों को लेकर गोल्ड पहुंच जाए। वो भी गोल्ड पहुंच रहा था तो ताकि मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया जाए। चुनांचे गोल्ड के मुकाम पर तीनों जमा हो गए ये और अंग्रेज़ लश्कर के सामने आसिफ सब आरा हुए। 2-3 रोज़ तक जंग शुरू ना हुई, मगर इस दौरान एक पहाड़ी पर अंग्रेज़ जनरल ने तोपें नस्ब करवा दिए, जबकि एक और लश्कर भी अंग्रेज़ों की मदद के लिए आ पहुंच जाता। सुबह सवेरे ही पहाड़ी से टीपू सुल्तान के लश्कर पर अचानक ही तोप से गोलाबारी शुरू हो गई। इस अचानक अबताद से सुल्तान के लश्करियों में भगदड़ मच गई। तोपों के लोगों के बाद अंग्रेज़ के सिपाह से यलगार कर दी। चुनांचे सुल्तान और फ्रांस के लश्करी तेज़ी के साथ किले में दाखिल हो गए और मैसूर होकर अपने औसान बहाल करने लगे। सारी रात सुल्तान के लश्कर ने मनसूबाबंदी करते गुजारी और सुबह सवेरे अचानक ही किले से निकलकर अंग्रेज़ लश्कर पर दावा बोल दिया। इस दौरान अंग्रेज़ों की तोपों ने गोलाबारी शुरू कर दी, मगर इसका नुकसान अंग्रेज़ फौज को भी बहुत ज़्यादा पहुंचा, क्योंकि जंग अब दो बदू हो रही थी। चंद घंटों तक 10-10 जंग होती रही, यहाँ तक कि सुल्तान और फ्रांस के मुत्तहिदा फौज ने अंग्रेज़ों फौज को मार भगाया। ये शख्स अंग्रेज़ों के लिए हद दर्जा हैरत का बाइस थी। चुनांचे उन्होंने फितरी अयारी और साजिश ज़हनीत से काम लेते हुए सुल्तान से सुलह करने में अफीयत जानी। अंग्रेज़ बड़ी चालाकी से अपने दाव खेलता रहा। अंग्रेज़ों के 2 नुमाइंदे नीलम नामी और कर्नल डासन कीमती तोहफ़े लेकर टीपू सुल्तान के पास आए और सुलह की दरख्वास्त की। सुल्तान के साथ अंग्रेज़ों ने कुछ शराइत पर सुलह कर ली। चुनांचे सुल्तान ने अंग्रेज़ कैदी रिहा कर दिए और अंग्रेज़ों ने सुल्तान के इलाकों को खाली कर दिए। यूँ वक्ती तौर पर मैसूर और गिरदुनवा में अमन व अमान कैफियत बहाल हो गई। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के माबीन सुलह को भी अभी चंद रोज़ ही गुजरे हुए होंगे कि टीपू सुल्तान के लिए एक नई मुसीबत ने सर उठा लिया। हुआ कुछ यूँ के मरहटों के हुक्मरान नाना परनोलेस और हैदराबाद दक्कन के निज़ाम की तरफ से चंद एलची टीपू सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए और हस्ब दस्तूर कीमती तोहफ़े पेश करके तख्त नशीनी की मुबारकबाद पेश की। इसके बाद उन्होंने 2 साल का ज़र नगल बंदी और चौथ अदा करने की दरख्वास्त की। ज़र नगल बंदी दरअसल वो रकम हुआ करती थी जो बड़े हुक्मरान अपने मातहत हुक्मरानों से घोड़ों की नगल बंदी के अनवान से लिया करते थे, और चौथ वो रकम थी जो कि मरहटे फौज कशी ना करने के अवज़ हैदर अली से वसूल किया करते थे। रकम हैदर अली ने अदा करने का वादा किया था, मगर 2 साल से अदा नहीं की गई थी। ये यकीनी बात है कि इस मुआहदे का इल्म टीपू सुल्तान को भी होगा, क्योंकि वो हैदर अली के साथ हुकूमत के हर मामले में हुआ करता था। अंग्रेज़ों की इबरतनाक शिकस्त से दोचार करने के बाद दर हकीकत खुद एतमादी आ चुकी थी और फिर उसके साथ फ्रांस की फौज भी आ चुकी थी। चुनांचे इसने इस अदायगी से इनकार कर दिया, जिसके बाद ज़हनों ने एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार करके टीपू सुल्तान के इलाकों पर चढ़ाई कर दी। मरहटों ने शहर बदर के किले बादामी पर लश्कर कशी की और किले का मुहासरा करके बैठ गए। कसरत के साथ उन्होंने गोलाबारी भी की, मगर मजबूत पसील को बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचा सके। मगर ज़्यादातर गुजर गए किले में मौजूद लोगों ने इनके साथ मुसालहत के करके किले को इनके हवाले कर दिए। इसके बाद बरहटों ने दावा
और जाली बेल के किलों पर भी कब्जा कर लिया, जहां से उन्हें खूब माल व दौलत हासिल हुआ। इन किलों और इलाकों का वाली हैदर बख्श नामी शख्स था, जिसने अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा एक खानसामा की हैसियत से की थी। दरअसल ये नवाब मोहम्मद अली के पास बतौर खानसामा मुलाजिम था। चुनांचे इसने इसके ख़जाने पर कब्ज़ा करके ख़जाने में चोरी करके काफ़ी माल हासिल कर लिया और फिर सुल्तान के पास चलाया है ताकि गिरफ्तारी से बच सके, और अपना तारुफ उसने कुछ और करवाया। सुल्तान ने इस इलाके की सरदारी अता कर दी, मगर चूँकि मैं इस किस्म की कोई भी खुसूसियत ना थी। चुनांचे जब मराठों से योरश की तो इसने इससे माल व दौलत लेकर इलाके में इनके हवाले कर दिया और मराठों के शहर पूना में अपने खानदान वालों को साथ लेकर चला गया। चुनांचे मराठों ने बादामी दार जाली बेल और इसकी नवाही इलाकों से आगे बढ़कर खंजर गढ़, नौलखंडा और नरकोंडा के इलाकों पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान को जब मराठों की पेशकदमी की इत्तला मिली तो सुल्तान ने बड़ी तेज़ी के साथ बंगौर पहुंच गया। वहाँ इसने महज एक रोज़ ही क़याम किया और वहाँ से इसने अपने तमाम हाकिमों को पैगाम भिजवाए कि अपने अपने लश्करों को सुल्तान की तरफ रवाना कर दे। चुनांचे मुख्तलिफ इलाकों से लश्कर सुल्तान की तरफ चले आए। अब सुल्तान बंगौर से आगे बढ़ा और इस दौरान मुख्तलिफ अतराफ से लश्कर भी इसके साथ आकर मिलते रहे। सुल्तान ने अपने तमाम लश्करों समेत अदूनी शहर के बाहर पड़ाव किया। अदूनी शहर का हुक्मरान मोहब्बत जंग नामी सालार था, जो कि हैदराबाद दक्कन के निज़ाम का दामाद था। इस शहर के बाहर पड़ाव डालने का मकसद सुल्तान की नज़र में ये था कि जब निज़ाम हैदराबाद ये सुनेगा कि इसके दामाद के शहर का मुहासरा सुल्तान ने कर लिया है और जंग की कैफियत पैदा हो रही है, और अगर ये जंग हुई तो सुल्तान यकीनन शहर का मुहासरा सुल्तान ने कर लिया है और जंग की कैफियत पैदा हो रही है, और अगर ये जंग हुई तो सुल्तान यकीनन अदूनी शहर पर कब्ज़ा कर लेगा और यूँ इसकी बेटी को नुकसान भी पहुंच सकता है। फिर इनके हालात में यकीनी बात है कि निज़ाम हैदराबाद मराठों की हिमायत से हाथ खींच लेगा। सुल्तान का अज़ीम शान लश्कर जब अदूनी के बाहर हिमज़न हुआ तो इसका हाकिम मोहब्बत खान बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने अपने वज़ीर असद अली खान को कहा कि वो सुल्तान की खिदमत में आ जाए और सुलह सफ़ाई की बात करे। जब वज़ीर सुल्तान की खिदमत में पहुंचा और इसके साथ सुलह की बात की तो सुल्तान ने नहायत तहम्मुल से कहा कि अपने हाकिम को ये पैगाम दो कि हमें तुम्हारे साथ ना कोई बाज है और न कोई ज़ाती अदावत है, मगर तुम्हारे ससुर निज़ाम हैदराबाद दक्कन से बिला वजह हमारी मुखालिफत में मराठों के साथ इत्तेहाद किया है और मराठों के साथ मिलकर उन्होंने हमारे इलाकों पर दावा बोला है। ऐसा करके उन्होंने ना इस्लामी अखुवत का लिहाज किया और ना मुसलमानों की जानी व माली का नुकसान का। मकाम हैरत है कि जिन हमारे इलाकों पर मराठों ने कब्ज़ा जमाया वहाँ के मुसलमानों का उन्होंने कत्ल आम किया और मसाजिद में बुत रख दिए गए। इस वक्त इनके लिए बेहतरीन मशवरा यही है कि हम दोनों मिलकर मराठों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए, मगर सुल्तान का यह मशवरा दूनी के हाकिम के लिए काबिल कबूल ना था। चुनांचे इसने फ़ौरन ही इनकार कर दिया और ऐलान जंग कर दिया। सुल्तान के लश्कर ने पहले ही हले में शहर को पता कर लिया, जबकि मोहब्बत खान अपने लश्करियों को और चंद महसूस लोगों के साथ किले में महसूर होकर बैठ गया। सुल्तान ने शहरियों को कुछ ना कहा और इससे नहायत शरीफाना सलूक किया और इसकी इतला यकीनन निज़ाम हैदराबाद दक्कन को हो गई। मराठों और निज़ाम का मुश्तरका लश्कर अदूनी शहर की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता चलाया। सुल्तान को जब मराठों और निज़ाम के मुश्तरका लश्कर की इतला हुई तो सुल्तान ने अपना पड़ाव किले के पास उठाकर कोहिस्तान सिया डोंगर के दामन में डालने का हुक्म दिया। इसी तरह इसका लश्कर हासिल हद तक महफूज हो गया था। सुल्तान ने सबसे पहले इनके साथ सुलह की बात की, मगर दूसरी तरफ से साफ जवाब दे दिया गया। प्यारे मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब दोनों को लश्करों के दरमियान हल्की फुल्की झड़पें शुरू हो चुकी थी। टीपू सुल्तान ने यहाँ अपने काबिल एतमाद सालार गाजी खान को तैनात कर रखा था। इसी दौरान शहर में शदीद तरीन अफरा तफरी फैल चुकी थी। गाजी खान पहले तो इनके सामने रसद को निशाना बनाता रहा और जब उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचा तो इसने अदूनी शहर के नवाह में फैले हुए मराठों और निज़ाम हैदराबाद दक्कन के मुश्तरका लश्कर पर अचानक ही दावा बोल दिया।
ये हमला इस कदर अचानक और भरपूर था कि मराठे और निज़ाम हैदराबाद के लश्कर बुरी तरह बुखला गए और बदतरीन शिकस्त से दोचार होने के बाद अदूनी की तरफ इतराब में फैल गए। रात हुई तो मराठों और निज़ाम के सालारों ने अदूनी शहर के हाकिम को यह मशवरा दिया कि अगर ऐसी ही हालात रहे तो फिर टीपू सुल्तान रफ्ता रफ्ता इन सबको ही ख़त्म कर डालेगा। चुनांचे बेहतर यही है कि रात की तारीकी में जिस कदर साजो सामान ले जा सकते हैं लेकर चले जाए और किले को खाली कर दिया जाए। तो ये थी नाजरीन आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का